नमस्कार। देखिए, जीएसटी की दुनिया में ना एक बहुत ही पावरफुल लीगल टूल है। एक ऐसा औजार जिसे अक्सर प्रोफेशनल्स भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हम उसी गुप्त हथियार की बात करने वाले हैं जो किसी भी टैक्स मुकदमे का पूरा रुख बदल सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, एक जीएसटी नोटिस आता है। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम सब जीएसटी एक्ट के सेक्शंस और रूल्स खंगालना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली जवाब वहां मिले ही नहीं? क्या हो अगर सबसे मजबूत बचाव खुद भारत के संविधान में छिपा हो? और असल में यहीं पर ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं। वो जीएसटी एक्ट के समंदर में इतना गहरा उतर जाते हैं कि उस चट्टान को ही भूल जाते हैं जिस पर यह पूरा कानून टिका हुआ है। मतलब वो उस पहेली के सबसे ज़रूरी हिस्से को ही नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो चलिए इसी अनदेखी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। अपने पहले हिस्से में हम ये समझेंगे कि भारत का संविधान जो सबसे ताकतवर होना चाहिए, आखिर टैक्स प्रैक्टिस में इतना उपेक्षित क्यों रह जाता है। और देखिए, ये सिर्फ एक राय नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ठोस सलाह है। जैसा कि सीए प्रीतम माहुर कहते हैं, जीएसटी एक्ट को हाथ लगाने से पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पढ़ना और समझना चाहिए। असल में ये वो नींव है जिसके बिना ज्ञान की पूरी इमारत हमेशा अधूरी और कमजोर ही रहेगी। अच्छा, अब अगले खंड की ओर बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि संविधान को ये सर्वोच्च शक्ति आखिर मिलती कहाँ से है, जो इसे देश के हर दूसरे कानून से ऊपर रखती है। इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। संविधान हमारा मूल कानून है, या कह लीजिए मदर लॉ। ये वो गंगोत्री है जहां से देश के बाकी सभी कानून, जिसमें हमारा जीएसटी भी शामिल है, अपनी शक्ति और वैधता पाते हैं। ये जो स्लाइड पर दिख रहा है ना, ये भारत के सिस्टम को बहुत अनोखा बनाता है। देखिए, यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो कह दिया वो कानून। अमेरिका में जुडिशरी यानी न्यायपालिका के पास अंतिम शक्ति है। लेकिन भारत में यहां संविधान ही सर्वोच्च है। ना संसद, ना कोई अदालत, सिर्फ वो दस्तावेज जो हम सब पर शासन करता। तो अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि जीएसटी का संविधान से सीधा क्या लेना देना है। इस खंड में हम उन सुनहरे अनुच्छेदों पर नजर डालेंगे जो जीएसटी कानून की रीढ़ की हड्डी हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जिन्हें हर जीएसटी प्रोफेशनल की डायरी में सबसे पहले पन्ने पर होना ही चाहिए। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 265। ये हर टैक्स पेयर और प्रोफेशनल के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये आर्टिकल बहुत ही सीधा और बेहद शक्तिशाली है। ये साफ कहता है कि सरकार अपनी मर्जी से ₹1 का भी टैक्स नहीं लगा सकती। टैक्स लगाने या वसूलने के लिए एक मजबूत और स्पष्ट कानून का होना जरूरी है। बिना कानूनी अधिकार के कोई भी टैक्स गैर कानूनी है। बस इतनी सी बात है। अब उस आर्टिकल पर आते हैं जिसने जीएसटी को असल में हकीकत बनाया, अनुच्छेद 246A। इस आर्टिकल को आप जीएसटी का इंजन समझिए। ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है जिसने केंद्र और राज्यों दोनों को एक ही ट्रांजैक्शन पे एक ही समय में टैक्स लगाने का अधिकार दिया। इसी की वजह से आज हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी हैं जो साथ साथ काम करते हैं। ये भारतीय टैक्स सिस्टम में एक क्रांति से कम नहीं था। और हमारा तीसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 366(12)A। ये आर्टिकल न केवल ये बताता है कि जीएसटी क्या है, बल्कि ये भी बिल्कुल साफ करता है कि जीएसटी क्या नहीं हो सकता। ये परिभाषा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जीएसटी किसी भी सामान या सेवा की आपूर्ति यानी सप्लाई पर लगने वाला टैक्स है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, इंसानी इस्तेमाल के लिए बनी शराब। संविधान खुद शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखता है और कोई भी कानून इसे बदल नहीं सकता। चलिए, अब तक हमने थ्योरी की बात की। अब देखते हैं कि ये संवैधानिक अनुच्छेद असल दुनिया के केस में कैसे काम आते हैं और कैसे मुकदमों में जीत का रास्ता दिखा सकते हैं। एक बहुत ही आम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में शराब परोसने के लिए बिल में सर्विस चार्ज जोड़ा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या उस सर्विस चार्ज पर जीएसटी लग सकता है जबकि शराब खुद जीएसटी से बाहर है? इसका जवाब हमें सीधे आर्टिकल 366(12)A से मिलता है। देखिए, संविधान शराब की बिक्री पर नहीं बल्कि शराब की आपूर्ति पर रोक लगाता है। आपूर्ति एक बहुत बड़ा शब्द है, इसलिए सर्विस चार्ज उसी एक पूरी आपूर्ति का हिस्सा है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, अगर मुख्य आपूर्ति पर टैक्स नहीं तो उससे जुड़े किसी भी चार्ज पर भी टैक्स नहीं लग सकता। अब एक और मजेदार केस देखते हैं, आइसक्रीम पार्लर का। यहां असली लड़ाई इस बात पर थी कि आइसक्रीम बेचने को क्या माना जाए, रेस्टोरेंट सेवा या फिर सामान की सप्लाई। तो यहां ना दो अलग अलग मत थे।
एक तरफ इसे रेस्टोरेंट सेवा मानकर 5% जीएसटी लगाने की बात थी, लेकिन इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी नहीं मिलता। दूसरी तरफ इसे माल की आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ गुड्स मानकर 18% जीएसटी लगाने का तर्क था, जिसमें आईटीसी का पूरा लाभ मिलता। अब देखिए, टैक्स रेट 5% का बेशक कम लगता है, लेकिन आईटीसी ना मिलना बिजनेस के लिए ज्यादा महंगा साबित हो सकता था। आखिरकार जीएसटी काउंसिल ने इस पर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि आइसक्रीम पार्लर में मुख्य रूप से पहले से तैयार सामान बेचा जाता है। वहाँ रेस्टोरेंट की तरह खाना बनाने और परोसने की वैसी सर्विस नहीं होती, इसलिए इसे माल की आपूर्ति ही माना जाएगा और इस पर आईटीसी के साथ 18% जीएसटी लगेगा। ये केस दिखाता है कि आपूर्ति शब्द का सही मतलब समझना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हम अपने आखिरी खंड पर आ गए हैं, जो आज के इस विश्लेषण का सबसे अहम संदेश देता है। तो सबसे अहम बात यही है, अगर जीएसटी लिटिगेशन में महारत हासिल करनी है तो सिर्फ एक्ट की धाराओं में उलझे रहने से काम नहीं चलेगा। अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा और संविधान की ओर देखना होगा, क्योंकि असली शक्ति और अंतिम जवाब वहीं छिपा हुआ है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ समाप्त करते हैं। आज जो कुछ भी सीखा है, उस संवैधानिक ज्ञान का इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस में सबसे पहले कहाँ और कैसे किया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।